जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन यानी ईबीएस से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट में पूछे गए प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। हाँ, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया और यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दत्त, उनके उसमें गाया गया था और इसके गायन का समय था 52 सेकंड। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए, पुष्कर मेला आपका अजमेर में आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं और हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं और अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं। और इस समय यहाँ पर पशु मेला आयोजित किया जाता है और हर साल कार्तिक महीने में लगने वाला पुष्कर ऊंट मेले ने इस जगह को दुनिया में अलग ही पहचान दे दी है। मेले के समय पुष्कर में कई राजस्थानी संस्कृतियों का मिलन सा देखने को मिलता है। अगला, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो देखिए, इसका आंसर होगा यूवीसी। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः उनके तरंग दैर्घ्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया, यूवीए, यूवीबी तथा यूवीसी। इन किरणों में यूवीसी सबसे अधिक हानिकारक होती है, लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि इनका अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है और यूवीए और यूवीबी किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यूवीबी से जीवधारियों में निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं, आइए देखते हैं। जीन परिवर्तन होता है, उसके बाद त्वचा कैंसर, प्रतिरक्षा तंत्र का कम होना, पौधे की वृद्धि में रुकावट, मोतियाबिंद होना और सनबर्न आदि। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन है प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस। तो देखिए, इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा कवक। कवक जीवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्राय उत्पादक यानी प्रोड्यूसर तथा उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, गिर शेर परियोजना अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है गिर शेर परियोजना? तो देखिए, गिर शेर परियोजना आपका अवस्थित है गुजरात में। एशियाई सिंहों का घर होम ऑफ एशियाटिक लाइन की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभ्यारण्य, जिसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, में गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई और यह परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगला है, WWF से आशय क्या है? तो देखिए, WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF से आशय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी विश्व वन्य जीव कोष है। सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्यालय ग्लेन यानी स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी ज्वाइंट पांडा है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों को देखभाल पर नजर रखती है तथा उसका रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। अगला है, गंगा नदी कहां से निकलती है? तो देखिए, गंगा नदी निकलती है आपका गंगोत्री ग्लेशियर से। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर यानी 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं।
देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है जो 2525 किलोमीटर लंबी है, जो भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है, फिर वह संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है और सागर द्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था है। यह बोर्ड जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्याओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देता है तथा मंत्रालय की तकनीकी सेवा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है ये? तो ये अवस्थित है एंडीज में। कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है और यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। अगला है तिब्बत की, एक मिनट, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चमायुंग डंग हिमानी से निकलती है, चमायुंग डंग हिमानी से। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू तिब्बती भाषा में परिवर्तित करने वाले नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है और भारत में 1340 किलोमीटर है और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह माजुली इसी नदी पर स्थित है। आगे है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो देखिए, ये होता है आपका मांसाहारी। घास भूमि क्षेत्र की पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम जो होता है वो इस तरह होता है: घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, गिद्ध। ठीक है, तो देखिए, घास हो गया उत्पादक, टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, ये हो गया द्वितीय उपभोक्ता, ये हो गया तृतीय उपभोक्ता, ये हो गया मांसाहारी, हो गया आपका चतुर्थ उपभोक्ता। ठीक है, अब इस फिगर से आप देख सकते हैं। चलिए, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है कौन सा है? तो ये आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नजदीक है। ठीक, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। जो पृथ्वी तल के नजदीक है और यह मंडल जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसमी संबंधी सारी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, पाला, ओस आदि इसी मंडल में घटित होती है। इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा नहीं पाई जाती है और इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो देखिए, इसका आंसर होगा 5 अस्थायी सदस्य। ठीक है, इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिसमें 10 अस्थायी तथा 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य निम्न है: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। चलिए, सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? तो देखिए, सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये आपका अवस्थित है राजस्थान में। ठीक है, और इसे 1958 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया तथा 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अंतिम सवाल देखते हैं, 15 नंबर सवाल कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। तो एक और सवाल देख लेते हैं, एगमार्क का संबंध किससे है? तो देखिए, एगमार्क का संबंध है आपका गुणवत्ता से।
एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से, और एगमार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पाद पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थ से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, और यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कैसी लगी, और इस तरह का और वीडियो चाहिए तो एक बार ऐसे बोल दीजिएगा।